गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुप्रिया कुमारी और आज हम लोग देखेंगे यूनिवर्स चैप्टर। फिजिकल ज्योग्राफी का ये चैप्टर है। दरअसल ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी, और फिजिकल ज्योग्राफी का ये चैप्टर है द यूनिवर्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है सिलेबस, ज्योग्राफी का होल सिलेबस, और उस सिलेबस में आप जाके देखेंगे कि यूनिवर्स चैप्टर आपका आएगा फिजिकल ज्योग्राफी में। आज हम लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको डील करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुप्रिया कुमारी और आज हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक। कल हम लोग ने क्या देखा था? ज्योग्राफी का सिलेबस। जीएस में ज्योग्राफी का सिलेबस कल हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। चलिए, तो इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये हमारा एजुकेशनल ऐप है, सुप्रिया जीएस स्टडी सेंटर। यहाँ पे आपको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे सब्जेक्ट का स्टडी कराया जाएगा। हमारे इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके आप डैशबोर्ड में जाइए। डैशबोर्ड में जाने के बाद वहाँ अलग अलग बैचेस अवेलेबल है। जो भी बैचेस में आपको एडमिशन लेना है आप ले सकते हैं। आप या तो अगर चाहें आप तो पूरा होल जीएस एक साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो जीएस का 2 पोर्शन एक साथ, 3 पोर्शन एक साथ, इंडिविजुअली भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी, हर तरह का बैच अवेलेबल है। फी का बात करें तो हमारा फी बहुत नॉमिनल है। आप जाकर एक बार चेक करें। फी ऐसा है कि आप हर कोई अफोर्ड कर सकता है। किसी भी तरह, किसी भी बैकग्राउंड के लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये कोशिश है कि ये वीडियो हर लोगों तक पहुंचे। और पैसे की वजह से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है बहुत बार कि लोग एडमिशन नहीं ले पाते हैं हर कोचिंग्स में। ऐसा ना हो, हर लोग स्टडी कर सके, हर लोग अपनी तैयारी कर सके। तो आप लोग जाकर प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सुप्रिया जीएस स्टडी सेंटर के नाम से। इसमें आप जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा कि यूट्यूब पर जो भी क्लासेस हम आपको ले रहे हैं उसका पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके, व्हाट्सएप करके, किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर हमारा है सिलेबस के बाद, ये जो पहला चैप्टर है ये है यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड। तो यूनिवर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले यूनिवर्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे। यूनिवर्स का क्या डेफिनेशन होता है? तो देखिए, जो भी हम लोग देख पाते हैं, कुछ भी, जो भी आप देख पा रहे हैं, एक छोटे से एटम से लेकर एक बड़ा सा गैलेक्सीज, एक छोटा सा एटम जिसका साइज 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। एक एटम का साइज का रेंज क्या है? 10⁻⁻10 मीटर से लेकर एक बहुत बड़ी गैलेक्सी जो कि ग्रुप ऑफ स्टार्स है। सोच रहे हैं ना, कितनी छोटी से कितनी बड़ी, सब किस में आएगा? यूनिवर्स में आएगा। जो भी आप देख पा रहे हैं सब किस में आएगा? यूनिवर्स में आएगा। ठीक है। यूनिवर्स हमारा क्या है? इनफाइनाइट है, असंख्य है, असीमित है ना। मतलब कि इनफाइनाइट है और अनलिमिटेड है और कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है। यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? स्टार से मिलकर बना है, प्लैनेट से मिलकर बना है, गैलेक्सीज से मिलकर बना है, एस्ट्रॉइड से मिलकर बना है ना, सैटेलाइट से मिलकर बना है। तो जो भी आप सोच पा रहे हैं, इन सारी चीजों से मिलकर हमारा यूनिवर्स बना है। तो यूनिवर्स का डेफिनेशन में हम सबसे याद रख सकते हैं। देखिए, रटने का कुछ भी नहीं है, आप चीजों को समझ लीजिए। समझ लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो डेफिनेशन में हम ये देखेंगे कि एनीथिंग विच वी कैन सी फ्रॉम ए स्मॉल एटम टू ए लार्ज गैलेक्सी ऑल आर कॉल्ड यूनिवर्स। जो कुछ भी एक छोटे से एटम से लेकर एक बहुत बड़ी गैलेक्सी, सब किस में आएगा? यूनिवर्स में आएगा। द यूनिवर्स इज इनफाइनाइट,
अनलिमिटेड एंड इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स क्या है? असंख्य है, इनफाइनाइट है, असीमित है, अनलिमिटेड है और लगातार बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है हमारा यूनिवर्स कंटिन्यूअसली। The universe consists of stars, planets, galaxies, meteors, asteroids, etc. हमारा यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? स्टार से, प्लानेट से, यानी कि तारे से, ग्रह से, उपग्रह से, क्षुद्र ग्रह से, उल्का पिंड से, ये सारा कुछ आप कह सकते हैं, मिलकर हमारा यूनिवर्स बना है। तो ये पहला टॉपिक हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे टॉपिक में हम आते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? यूनिट्स दैट मेजर डिस्टेंस इन यूनिवर्स आर। तो देखिए यूनिवर्स में क्या क्या है? स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, है ना, और इस तरह के और कई भी चीजें हैं। तो दो स्टार्स के बीच में हमको दूरी मापनी है, एक ग्रह और एक तारे के बीच की दूरी मापनी है, दो ग्रह के बीच की दूरी मापनी है। तो इस तरह से यूनिवर्स में जो भी चीजें विद्यमान है उनके बीच का जब दूरी हमको मापना होता है तो उस दूरी को हम किसमें मापेंगे? है ना, क्या हम उसके लिए सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर यूज करेंगे? नहीं, ये इकाई बहुत ही छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स में कुछ दूरी का ही मतलब होता है लाख किलोमीटर। कि काफी चीजें जो है ना वो एक दूसरे से काफी दूर दूर स्थित होती हैं। तो हम लोग कौन कौन सा यूनिट लेते हैं यूनिवर्स में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए? आइए देखते हैं। सबसे पहला यूनिट है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू, यानी कि खगोलीय दूरी। अब ये क्या होता है? देखिए खगोलीय दूरी किसको कहते हैं? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय दूरी कहलाती है। अभी औसत दूरी क्या है? सूर्य पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है? तो देखिए सूर्य और पृथ्वी, ये देख रहे हैं आप ऊपर में, ये बीच में सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाती है, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये सर्कल नहीं है। सर्कल क्या होता है? जहां जिसकी त्रिज्या क्या हो, हर जगह सेम हो। यहाँ पर केंद्र है ना, केंद्र से आप देखेंगे कि यहाँ से इसकी दूरी देखिए, यहाँ से इसकी दूरी देखिए, फिर यहाँ से इधर की दूरी देखिए, यहाँ से इधर की दूरी, तो सारा दूरी बराबर नहीं आएगा। इसलिए ये पथ क्या है? इलिप्टिकल है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ इसकी दूरी देख रहे हैं आप, 152 मिलियन किलोमीटर है लगभग, और यहाँ से देख रहे हैं आप 147 मिलियन किलोमीटर है लगभग। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? 3 मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस है, हाँ? 3 लाख किलोमीटर का डिफरेंस है। तो एवरेज निकाला जाएगा, इन दोनों दूरियों का एवरेज निकाला जाएगा, और एवरेज का जो वैल्यू है, एवरेज निकाल के जो वैल्यू आता है, वही इसी को क्या कहते हैं हम? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई। ठीक है, एक खगोलीय इकाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 10। ठीक है, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8, ये 10 का पावर है 8, 10 टू दी पावर 8 किलोमीटर। 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 किलोमीटर। अगर आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो किलोमीटर को मीटर में भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही यूनिट याद रखिए, एक ही यूनिट आप याद रखिए, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों याद रखेंगे ना, और एग्जाम में अगर यूनिट याद नहीं रहा और ये सिर्फ वैल्यू याद रह गया, तो इधर का उधर लिख के आ जाएंगे, 10 का पावर 8 मीटर लिख देंगे और 10 का पावर 11 किलोमीटर लिख देंगे। इसलिए आप एक ही याद रखिए, क्योंकि चेंज करना तो हम, अब मान लीजिए हमसे सेंटीमीटर में पूछ दे तो कितना वैल्यू याद रखेंगे? इसलिए आप सिर्फ एक ही वैल्यू याद रखिए, किलोमीटर। उसको मीटर में चेंज करना है, बस तुरंत फटाफट चेंज कर देंगे। तो वैल्यू हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 किलोमीटर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है? यहाँ लिखा हुआ है जुलाई एपीहिलियन। जुलाई एपीहिलियन दूरी कितनी है? 152 मिलियन किलोमीटर। ये दिख रहा है जनवरी पेरीहिलियन, यहाँ दूरी कितनी है? 157 मिलियन किलोमीटर। तो देखिए इसको कहते हैं एपीहिलियन, हिंदी में कहेंगे अपसौर, इसको कहेंगे पेरीहिलियन, हिंदी में कहेंगे उपसौर। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जुलाई में ज्यादा होगी। ठीक है, जुलाई में कितनी होगी? 152 मिलियन किलोमीटर। देखिए जनवरी से जुलाई कितने महीने आ जाएगा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, छठे महीना में जुलाई आएगा। फिर जुलाई से जनवरी गिनी है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, छठे महीना, मतलब 6 मंथ का डिफरेंस को करके ये देखा गया है। ठीक है, 6 महीने का डिफरेंस पे ये देखा गया है। तो इसको कहते हैं हम लोग अपसौर, इसको कहते हैं हम लोग उपसौर। जुलाई में सूर्य जो है वो पृथ्वी से ज्यादा दूर होती है, और जनवरी में सूर्य जो है वो पृथ्वी से कम दूर होती है, या फिर पृथ्वी जो है वो सूर्य से कम दूरी पर स्थित होती
है ना। इसको हम लोग एपीहीलियन और पेरीहीलियन कहते हैं। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे वहां वहां आपको और हम डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि देखिए एक चीज यहाँ आपको देखना होगा, जनवरी में देख रहे हैं ना आप, जनवरी में हमारे यहाँ क्या होता है, सर्दी होती है। इंडिया में जनवरी में सर्दी होती है, और जुलाई में क्या होती है, गर्मी होती है, ठीक है। और पृथ्वी का पोजीशन जो है ना, वो जुलाई में सूर्य से ज्यादा दूर है। पृथ्वी जो है जुलाई में सूर्य से ज्यादा दूर है, तो जुलाई में गर्मी होनी चाहिए ना। मतलब इस समय एपीहीलियन के समय गर्मी होना चाहिए, लेकिन नहीं, एपीहीलियन के समय हमारे यहाँ गर्मी नहीं होता। एपीहीलियन के समय हमारे इंडिया में गर्मी नहीं होता, क्या होता है, सर्दी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, हम सूर्य के सामने नहीं होते हैं, है ना। सूर्य के सामने नहीं होते, कहने का मतलब है कि सूर्य का रेखा जो है, सूर्य का किरण जो है, वो हमारे पर किस तरह से पड़ रहा है, उसके हिसाब से ना गर्मी या सर्दी डिसाइड होता है। कि अगर हम पृथ्वी जो है वो सूर्य के एकदम सामने रहे, सूर्य की किरण पृथ्वी के सामने पड़े तो क्या होगा, गर्मी होगा। और अगर तिरछी रेखा पड़े तो सर्दी होगी। सॉरी। तो इस तरह से डिसाइड होता है, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कब, जब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे उस समय। तो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में जान गए कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग पहला यूनिट देख लिए, खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश वर्ष। सेकंड में देखते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। तो ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये क्या होता है कि प्रकाश की किरण जो है वो एक साल में जितनी दूरी तय करती है ना। प्रकाश की किरण एक साल में जितनी भी दूरी तय करे, उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखिए नाम से लग रहा है कि प्रकाश वर्ष यानी कि समय का मात्रक होगा, लेकिन नहीं, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सूर्य की किरण एक साल में वैक्यूम में या निर्वात में या फिर कहिए कि हवा में जितनी दूरी तय करती है, उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर इन द एयर और इन वैक्यूम इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखते हैं प्रकाश वर्ष या फिर सूर्य की जो किरण है, उसका प्रकार, उसका कितना वेलोसिटी क्या होता है, लाइट का वेलोसिटी कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना। तो यहाँ देखिए, एक सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी प्रकाश की किरण, 3 लाख। तो एक सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी, 3 लाख। तो एक मिनट में कितना दूरी तय करेगी, इंटू 60, है ना। तो एक घंटा में कितना दूरी तय करेगी, इंटू 60। तो 24 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, इंटू 24। अब एक दिन में ये दूरी हो गया, और ऐसा ऐसा कितना दिन होगा एक साल में, 365 दिन। तो गुना 365। तो सबको गुना वना करने के बाद, मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद आपका फाइनल आंसर कितना आया है, 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 12 मीटर। ये आपका एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू है। ठीक है। आप एक ही यूनिट याद रखेंगे, अगर आपको मीटर में चेंज करना होगा, 3 जीरो बढ़ जाएगा, 12 की जगह क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये दूसरी इकाई हो गई, या दूसरा यूनिट हो गया क्या, प्रकाश वर्ष। तो पहला यूनिट क्या था डिस्टेंस मेजर करने के लिए, खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरा यूनिट क्या था, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। अब तीसरा यूनिट देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए, तीसरा यूनिट जो है वो क्या है, पारसेक है ना। ये दूरी मापने की सबसे पुरानी इकाई है एंड सबसे बड़ी इकाई है। इट इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर करने का सबसे पुरानी और सबसे बड़ी इकाई है ये, क्योंकि एक पारसेक में क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर होता है। 1 पारसेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर का जो भी वैल्यू है उसको 3.26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, क्या आंसर आता है, 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 13 किलोमीटर। 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 13 किलोमीटर, ये है एक पारसेक का वैल्यू। ठीक है। तो चलिए, तीन यूनिट हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, और तीसरा क्या हो गया, पारसेक। तो यही तीन यूनिट हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज करते हैं यूनिवर्स में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो यहाँ तीनों से आपका क्वेश्चन आता है, तीनों की वैल्यू याद रखना है, डेफिनेशन छोटा सा है, आप समझ लीजिए, याद हो जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे आप देख रहे हैं सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, हाउ द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो सिलेबस में भी हम लोग देखे थे कि यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में क्या क्या है हमारे पास, हाइपोथेसिस है और थ्योरी है, यानी कि परिकल्पना है और हमारा सिद्धांत है। क्योंकि परिकल्पना तो क्या होता है, हम इमेजिनेशन पे बनाते हैं कि अच्छा ऐसा होता है, लेकिन क्या हमारा परिकल्पना को कोई मानेगा? नहीं, जब तक हम प्रूफ ना देना कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए यहाँ पर भी दो चीजें हैं, किसी ने हाइपोथेसिस दिया है और किसी ने परिकल्पना दी है। तो चलिए देखते हैं, और किसी ने थ्योरी दिया है, सिद्धांत दिया है, देखते हैं। तो हम पहला हाइपोथेसिस देखते हैं, इसमें क्या है, क्लॉडियस टॉलेमी हाइपोथेसिस। क्लॉडियस टॉलेमी नाम के एस्ट्रोनॉमर ने क्या हाइपोथेसिस दिया था, देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक ये आप देख रहे हैं, तो यही याद रखना है मेन इसमें। क्लॉडियस टॉलेमी ने क्या कहा, जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस के बारे में बताया। इसने क्या कहा कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य चारों तरफ चक्कर लगा रही है। पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इट गिव जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, है ना। अभी क्या हम लोग जानते हैं कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, लेकिन टॉलेमी ने क्या कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य चक्कर लगा रहा है। इन दिस हाइपोथेसिस, जियो यानी कि अर्थ, जियो मतलब अर्थ होता है, इज एट द सेंटर एंड सन रिवॉल्व्स अराउंड इट। ठीक है, यहाँ देखिए सम लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगा। तो पृथ्वी जो है या फिर अर्थ जो है वो सेंटर में है, और सन जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये हाइपोथेसिस किसका था, क्लॉडियस टॉलेमी का। चलिए आगे देखते हैं, कॉपरनिकस हाइपोथेसिस। कॉपरनिकस ने क्या बताया, कॉपरनिकस ने क्या बताया कि नहीं, टॉलेमी ने जो बोला वो सही नहीं है। कॉपरनिकस ने क्या बोला, हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस के बारे में बताया। यानी हेलियोसेंट्रिक, ये टर्म आपको याद रखना है। कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस के बारे में बताया। कॉपरनिकस ने क्या कहा कि सन बीच में है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो कॉपरनिकस का कॉन्सेप्ट हेलियोसेंट्रिक था, ठीक है, जिसमें सूर्य बीच में है और पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगा रही है। फिर उसने क्या बताया, ये बताया कि सूर्य बीच में है और इस प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस दिया, पहली बात। दूसरी बात उसने क्या बताया कि प्लैनेट में हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है ना, और साथ ही साथ सूर्य के चारों तरफ भी रोटेट करती है। तो अर्थ जब एक्सिस पर रोटेट करेगी तो दिन रात होगा, और अर्थ जब सूर्य के चारों तरफ रोटेट करेगी तो साल बदलेगा, ईयर चेंज होगा। तो इतनी सारी बातें बताने की वजह से ही कॉपरनिकस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। कॉपरनिकस को मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हबल हाइपोथेसिस। हबल ने क्या बोला, हबल ने क्या बोला कि बहुत सारे गैलेक्सीज जो है ना, बहुत सारे गैली, आप थोड़ा सा और आगे आपको समझ में आएगा हबल वाले हाइपोथेसिस के बारे में। हबल ने क्या बोला कि बहुत सारे गैलेक्सीज जो है वो बिग बैंग होने के साक्ष्य देते हैं। यानी कि गैलेक्सीज को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि हम बिग बैंग कभी हुआ था, ठीक है, कभी बिग बैंग हुआ था, और बिग बैंग के कारण ही यूनिवर्स बना। और फिर क्या हो रहा है, यूनिवर्स बिग बैंग की वजह से बना, और यूनिवर्स हमारा कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। ये किसने बताया था, हबल ने बताया था, ठीक है। और हबल के नाम से एक टेलीस्कोप भी रखा गया, कहाँ पर, अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि अर्थ से पृथ्वी से 547 किलोमीटर ऊपर, कब, 1990 में, 1990 में हबल टेलीस्कोप रखा गया। उसकी मदद से, ये टेलीस्कोप क्या करता है, उसकी मदद से हम तारों के बीच में या फिर गैलेक्सीज के बीच में दूरी को देख सकते हैं कि कैसे दूरी बढ़ रही है या घट रही है। तो उसमें देखा गया कि दूरी बढ़ रही है, उसी के दूरी बढ़ी है, उस टेलीस्कोप से ये देखा गया। क्योंकि और हबल ने भी पहले बोल दिया था कि यूनिवर्स हमारा क्या है, एक्सपैंड कर रहा है। तो हबल का हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो यूनिवर्स है वो बिग बैंग की वजह से बना है, और यूनिवर्स में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग हो रहा है। यूनिवर्स जो है हमारा वो कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहा है। तो चलिए ये तीन हाइपोथेसिस हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लॉडियस टॉलेमी का हाइपोथेसिस क्या था, जियोसेंट्रिक, पृथ्वी बीच में,
सूरज चक्कर लगा रहा है। कॉपरनिकस का कॉन्सेप्ट क्या है? हेलियोसेंट्रिक, सूरज बीच में, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और चक्कर लगाने की वजह से क्या हो रहा है? दिन रात हो रहा है, और फिर साल बदल रहे हैं। इन सारी चीजों की बताने की वजह से ही कॉपरनिकस को क्या कहा गया? फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। फिर आता है हबल का हाइपोथेसिस। हबल ने क्या बताया कि यूनिवर्स कैसे बना? बिग बैंग के होने से बना। और बिग बैंग, और ये साक्ष्य कौन देता है? गैलेक्सीज देती है ना, कि बिग बैंग कभी हुआ था, और हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करते जा रहा है। तो ये 3 हाइपोथेसिस हम लोग देख लिए यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड। अब आगे हम लोग देखेंगे थ्योरी या प्रिंसिपल। देखिए, थ्योरी में क्या है? सबसे पहला स्टेडी स्टेट थ्योरी। इस थ्योरी को किसने दिया था? थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी। थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्डी। देखिए, नाम से पता चल रहा है स्टेडी स्टेट मतलब रुका हुआ। तो इस थ्योरी में थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने कहा कि ऑफ कोर्स यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है कंटिन्यूअसली, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है, लेकिन जो यूनिवर्स की डेंसिटी है, यानी कि ओवरऑल जो एवरेज डेंसिटी है यूनिवर्स का, वो क्या है? मेंटेन रह रहा है, या फिर कह सकते हैं कि कांस्टेंट रह रहा है। डेंसिटी में चेंजेस नहीं हो रहा है। कहने का मतलब डेंसिटी जो है वो स्टेडी स्टेट में है। ठीक है, तो ये कहा किसने? ये थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने। उसके बाद आता है आपका बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। ये किसने दिया था? जॉर्ज लैमेथियर ने दिया था। जॉर्ज लैमेथियर ने बिग बैंग थ्योरी दिया था। इस थ्योरी के बारे में क्या, इस थ्योरी में क्या कहा गया कि तब पहले, यूनिवर्स बनने के पहले सारी चीजें एक छोटे से एटम में कहिए, या छोटे से जगह में केंद्रित थी। सब चीजें उसी में केंद्रित था, है ना। समझिए कि एक छोटा सा ऐसा कोई डॉट था, और इसी डॉट में हर कुछ समाहित था। और क्या हुआ फिर? ये डॉट में क्या हुआ? बहुत, ये इस डॉट का डेंसिटी ज्यादा होता गया, ज्यादा होता गया, ज्यादा होता गया, ये बहुत भारी होता गया, होता गया, होता गया, अचानक से ब्लास्ट हो गया इसमें। अचानक से इसमें ब्लास्ट हो गया, जिसको कि हम कहते हैं बिग बैंग, है ना। और ये मतलब कि छोटा मोटा ब्लास्ट नहीं हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, इसलिए इसको बिग बैंग कहा जाता है। और फिर इसके एक्सप्लोजन होने से ही हमारा क्या बना? यूनिवर्स बना। तो ऐसा नहीं कि एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ बन गया, नहीं, टाइम लगा। और टाइम ऐसा भी नहीं कि 1 घंटा, आधा घंटा, कई लाखों करोड़ों साल लगे बनने में। तो देखिए क्या क्या कब कब बना। बिग बैंग हुआ, बिग बैंग होने के 1 मिनट के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन गया। बिग बैंग होने के 1 ही मिनट के बाद ये तीनों बन गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बन गया। उसके बाद 3 लाख के बाद, है ना, उसके 3 लाख के बाद क्या बना? एटम बना। 3 लाख साल के बाद, 3 लाख साल के बाद एटम बना। ठीक है, फिर देखिए, एटम बनने के 1 करोड़ साल, 1 बिलियन ईयर के बाद क्या बना? हीलियम और हाइड्रोजन बना। ये भी तो एटम ही है। तो ये एटम बना आपका हीलियम और हाइड्रोजन कब? 1 बिलियन ईयर्स के बाद। अब जब हीलियम और हाइड्रोजन बन गया, तो गैसेस बन गए। गैसेस बन गया तो क्लाउड बनेगा, है ना। और गैसेस बन गया तो आपका स्टार भी बनेगा, और स्टार बन गया तो क्या बनेगा? गैलेक्सीज भी बनेगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद आफ्टर 13 बिलियन ईयर्स, बिग बैंग होने के 13 बिलियन साल के बाद, बिग बैंग होने के 13 बिलियन ईयर्स के बाद क्या बना? प्लैनेट्स बना, सैटेलाइट बना, और लाइफ बना। यानी कि हम लोग कितने साल बाद बने? 13 बिलियन ईयर्स के बाद। सोचिए, बिग बैंग होने के कितने सालों बाद इंसान बना, या फिर लाइफ बना कह सकते हैं। क्योंकि उतने साल बाद प्लैनेट्स बना है, सैटेलाइट्स बना है। तो जब प्लैनेट बनेगा, हमारी अर्थ बनेगी, तभी तो लाइफ बनेगा। तो 13 बिलियन ईयर्स के बाद लाइफ बना। तो ये आपका, ये बहुत सिंपल वे में आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं कि आप समझ जाएं आसानी से। तो ये है आपका बिग बैंग थ्योरी, कैसे बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग होने के बाद क्या क्या बना। उसके बाद क्या है हमारा? पल्सेटिंग यूनिवर्स। तीसरा थ्योरी है पल्सेटिंग यूनिवर्स। ये थ्योरी कौन दिया था? एलन संडेज ने दिया था, पल्सेटिंग यूनिवर्स। इस थ्योरी में कहा, एलन संडेज का क्या कहना है कि यूनिवर्स जो है वो क्या है? बिग बैंग और बिग क्रंच के बीच में पल्सेट कर रहा है, यानी कि मूव कर रहा है। कहने का मतलब कि अगर बिग बैंग हुआ है तो बिग क्रंच भी होगा। यानी कि मतलब बिग बैंग यानी कि एक छोटे से पार्टिकल से पूरा यूनिवर्स भी बना है। तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा यूनिवर्स जैसे फैल रहा है ना हमारा यूनिवर्स,
एक्सपैंड कर रहा है तो धीरे 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 एक दूसरे से दूर जाते 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 वापस से ये क्या होगा, एक जगह सिमट जाएगा, एक पार्टिकल में वापस से सिमट जाएगा, जिसको कि हम बिग क्रंच कहेंगे। तो बिग बैंग और बिग क्रंच के बीच में हमारा जो हमारा क्या कहते हैं यूनिवर्स है, वो क्या कर रहा है, पल्सेट कर रहा है ना। कैसे हमारा पल्स रेट आगे पीछे करते रहता है, तो उसी तरह से ये आगे पीछे कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, पल्सेट कर रहा है। ये कहना था किसका, एलियन संडेज का। ठीक है, तो ये आपका 3 थ्योरी हो गए, स्टेडी स्टेट थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी और पल्सेटिंग यूनिवर्स। चलिए अब हम लोग कुछ एविडेंस देखते हैं, साक्ष्य देखते हैं किसके रिगार्डिंग, बिग, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा है आपका, बिग बैंग थ्योरी है। तो बिग बैंग हुआ था, नहीं हुआ था, कैसे हम मान लें, क्या कुछ उसका प्रूफ है। और बिग बैंग होने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि यूनिवर्स हमारा क्या है, एक्सपैंड कर रहा है। तो वो भी हम देख लेते हैं, क्या एविडेंसेस है, क्या साक्ष्य है जिससे हम ये मान लें कि यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहला साक्ष्य तो हमको मिलेगा किससे, हबल टेलीस्कोप से। अभी आपको हम बताएं पीछे कि हबल टेलीस्कोप हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है पृथ्वी से 547 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 1990 में, जो कि डिस्टेंस मेजर करता है। और उससे जो डिस्टेंस मेजर कर रहा है वो गैलेक्सीज के बीच में, तो वो क्या कर रहा है, देख रहा है कि गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंसेस है ना, वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है। यानी कि गैलेक्सीज क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। अब गैलेक्सी एक्सपैंड हो रहा है यानी कि यूनिवर्स भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। तो ये पहला साक्ष्य है जो कि हमको हबल के टेलीस्कोप से मिलता है। अब दूसरा साक्ष्य देखते हैं, दूसरा साक्ष्य देखते हैं रेड शिफ्ट फेनोमेना। ठीक है, अब देखिए ये रेड शिफ्ट फेनोमेना क्या है। ये जो रेड शिफ्ट परिघटना या रेड शिफ्ट फेनोमेना जो है, इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु जब आपसे दूर जाएगी तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होते जाएगा, कम होता जाएगा। उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कम होती जाएगी और उसका वेवलेंथ बढ़ते चला जाएगा। ये तरंग दैर्ध्य बढ़ते चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग का होता है। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, स्टार का कलर कैसा दिखाई दे रहा है कि स्टार का कलर लाल होता जा रहा है ना। स्टार का कलर रेड होता जा रहा है, मतलब स्टार्स हमसे क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्स हमसे दूर होते जा रहे हैं, तभी तो उनका कलर लाल होता जा रहा है। लाल कलर का मतलब क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। फ्रीक्वेंसी कम का मतलब क्या है, वस्तु दूर जा रहा है ना। वस्तु दूर जा रहा है यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है। ये एक आपका प्रूफ मिल गया। तीसरा क्या है, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड। ये क्या है, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड। ये दरअसल ये बताता है कि बिग बैंग हुआ था, ये इस बात का साक्ष्य देता है कि बिग बैंग हुआ था। हबल टेलीस्कोप और रेड शिफ्ट फेनोमेना इस बात का साक्ष्य देता है या एविडेंस देता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। और कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड ये बताता है कि बिग बैंग हुआ था। ये किसने दिया था, आर्नो पेंजस और रॉबर्ट विल्सन ने दिया था। इसमें क्या बताया कि जब बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग हुआ था तो बहुत सारे रेज निकले थे, कॉस्मिक रेज, माइक्रोवेव रेज, ये सब रेज निकले थे। बिग बैंग हुआ था तब। तो इनका कहना है कि उस समय का जो वेव निकला था उसके स्पॉट्स या उस रेडिएशन के स्पॉट अभी भी क्या है, अवेलेबल है। उस रेडिएशन के स्पॉट अभी भी हमको दिख जाते हैं गैलेक्सीज में या स्टार्स में, जो कि इस बात को प्रूफ करता है कि बिग बैंग हुआ था। तो ये रहा आपका बिग बैंग से रिलेटेड एविडेंस। तो इस तरह से 3 एविडेंस भी हो गया हमारे पास, हबल का टेलीस्कोप, रेडशिफ्ट फेनोमेना और कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या क्लियर कर लिए, एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स का डेफिनेशन देख लिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर यूनिवर्स में डिस्टेंस मेजर करने का जो 3 यूनिट है वो देख लिए। इसके बाद हम लोग क्या देखे, यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड हम लोगों ने क्या देखा, हाइपोथेसिस और थ्योरी देखा। 3 हाइपोथेसिस और 3 थ्योरी आया। उसके बाद हम लोग क्या देखे, एविडेंसेस देखे कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है या फिर बिग बैंग हुआ था, उसका क्या एविडेंस है। तो 3 एविडेंसेस देखे। तो इस तरह से एक एक करके ये एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो भी आपको नोट्स दिख रहा है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे एज ए पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।